नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डेमोक्रेटिक इंडिया पे। और मेरा नाम है डॉक्टर मनीष कुमार। आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज़ अभी कल जो घटना घटी और उसमें बताया गया, संसद में मांग उठी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाए, और जैसे जो संसद के चेयरपर्सन हैं, अध्यक्ष हैं, उन्होंने स्वीकार भी कर लिया है। तो होपफुली विद इन अ वीक आई थिंक कि ये डिबेट हो जाएगी, जो नो कॉन्फिडेंस मोशन उसको फ्लोर पे लाया जाएगा। और बहुत ही मज़ेदार खेल है इस बार होने वाला, बिकॉज़ आपको भी पता है, ये चीज़ सभी को पता है कि बीजेपी को मेजॉरिटी है, और कांग्रेस को भी पता है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो लूज़ करने वाली है। पर राजनीति में ऐसा क्यों होता है, जबकि विपक्ष को पता है कि वो हार जाएगा और सत्ता पक्ष को पता है कि विपक्ष जीत नहीं सकता, फिर भी नो कॉन्फिडेंस मोशन क्यों आया है? इसके बहुत गहरे मायने हैं, बहुत गहरे रीज़न हैं। राजनीति में बिना मतलब कुछ भी नहीं किया जाता, आप सबको पता है। तो ये टॉपिक हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, और कुछ चीज़ें मैं ऐसी बताऊंगा कि आई गारंटी, आई थिंक कि शायद किसी मीडिया वाले चैनल पे आपको ये बात पता नहीं चलेगी, कोई नहीं बताएगा, बिकॉज इस पर रिसर्च लोग नहीं करते कि आखिर कोई भी जो चीज़, जो ये घटना हो रही है या पार्टियां ऐसा कर रही हैं, इसके पीछे इन डेप्थ इसका एग्जैक्ट मकसद क्या है। तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जो लोग भी नए हैं, और आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, बिकॉज इस चैनल पे आपको आई गारंटी कुछ ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो आपको किसी भी मीडिया प्लेटफॉर्म पे शायद नहीं मिलेंगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, कोई भी जो घटना होती है या कोई भी काम किया जाता है, तो विदाउट मकसद इस धरती पे कोई काम, विदाउट मोटो कोई काम होता ही नहीं। तो आखिर क्या कारण है कि कांग्रेस ने ये सोचा कि हम नो कॉन्फिडेंस मोशन लाते हैं? इसके देखिए बहुत सारे कारण हैं, हम लोग वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो फैक्टर है, अभी जो कुकीज़, जो फीमेल जो थी, दो लड़कियां, उनके साथ जो ये बर्बर घटना हुई, इसका अक्रॉस पार्टी लाइन, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, अगर वो सेंसिबल इंसान है तो इसको कंडेम करेगा। इसकी बहुत ही, जितनी निंदा नहीं, जितनी भर्त्सना की जाए कम है। कोई वर्ड इसको नहीं कर सकता है एक्सप्रेस, इस ग्रीफ को, इस पेन को कोई ग्रीफ नहीं करता। किसी घर की भी बहू, बेटी, माँ हो, ये चीज़ तो मानवता को शर्मसार करने वाली है। तो पहला चीज़ है इमोशनल पॉइंट। एक्चुअली अभी जो मोदी है या सरकार है वो बैकफुट पे है, बिकॉज अभी पूरे देश में एक इमोशनल सपोर्ट है। तो उस इमोशनल सपोर्ट को कैश करना और ये दिखाना कि हाँ, सरकार वास्तव में, गवर्नमेंट फेल है, और इस एक जो सिंपैथी है, विपक्ष सही डिमांड कर रहा है, इसके साथ लोग कनेक्टेड फील करें। तो एक इमोशनल पॉइंट स्कोर करके ये दिखाया जाए, क्योंकि अभी चुनाव आने वाला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी एक्सेप्टेंस बढ़ाएं। तो इस एक्सेप्टेंस बढ़ाने का इससे बेहतर मौका शायद ही विपक्ष को मिले। ये बहुत ही अच्छा मौका है। ये कोई भी सेंसिबल या कोई भी जानकार आदमी होगा तो ये काम करेगा, क्योंकि इस समय नेचुरली जो बीजेपी के भी प्रवक्ता होंगे या उसके जो स्पोक्स पर्सन है, या जो संसद में जो भी बयान देंगे, मिनिस्टर खड़े होंगे, एमपी खड़े होंगे, ये लाइन तो एक्सेप्ट करेंगे ही करेंगे कि ये बहुत ही शर्मनाक घटना हुई है। दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कांग्रेस के पर्सपेक्टिव से, उनके युवराज के पर्सपेक्टिव से, वो ये है कि जब भी आप बैटल फील्ड में जाते हैं, जब भी आप लड़ाई के मैदान में जाते हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके साथ कौन है और आपके एनिमी कौन है। ये बात, क्योंकि बैटल फील्ड जीतने के लिए आपने देखी कभी, अक्सर ऐसी लड़ाइयाँ, बहुत सारी ऐसी लड़ाइयाँ हुई हैं पूरे इतिहास में पढ़ी है, तो कि पता चला कि उसका सेनापति या एक राजा के साथ जो रहने वाला आदमी है, उसने ही भीतर घात किया, उसने ही पीठ में खंजर भोंका, छुरा भोंका, और वो पूरी सेना हार गई। तो कांग्रेस पार्टी ये बड़ी लड़ाई, जो अभी जो एमपी का इलेक्शन आने वाला है 24 में, उसके पहले ये क्लियर कर लेना चाहती है कि कौन इसके सपोर्ट में है, कौन इसके अगेंस्ट। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब ये डिबेट होगी तो जो लोग जिस टाइप का वर्ड इस्तेमाल करेंगे बीजेपी के अगेंस्ट विपक्ष में, उसके सिलेक्शन ऑफ द वर्ड पे पूरा ध्यान होगा, पूरी रिसर्च होगी, क्योंकि किस टाइप का वर्ड का सिलेक्शन हो रहा है। क्या वो वर्ड ऐसा है जो थोड़ा लीनियंट है, जो थोड़ा बीजेपी के लिए सिंपैथी वाला है, सिंपैथी वाला इन सेंस, या उतना क्रिटिक नहीं है, या गंभीर आलोचना नहीं करता। तो वो ये कौन सी पार्टी जो विपक्ष में है और बीजेपी को उतना हार्श, उतना टफ वर्ड उसके अगेंस्ट यूज नहीं कर रही है, इस बात पे कांग्रेस के सारे नेताओं के, जो भी कांग्रेस के मैनेजमेंट कमेटी के लोग हैं, जो कांग्रेस को मैनेज कर रहे हैं, जो उसकी रणनीति बना रहे हैं, वो बहुत ध्यान से हर वर्ड का एनालिसिस करेंगे। जो तीसरा पॉइंट है वो है, देखिए, जब भी
आपने क्रिकेट का मैच देखा होगा, जब भी कोई बड़ा बॉलर या बाउंसर फेंकने वाला बॉलर आता है तो कोशिश किया जाता है कि जो उसका स्टार बैट्समैन है उसको बचाया जाए, उसको वो बाउंसर खेलने को ना मिले, या अगर खेल भी रहा है तो वो डक करे, वो छोड़ दे उस बॉल को। तो मोदी के लिए अभी ये जो सिचुएशन है वो डक करने वाली है आइडियली, या बीजेपी के प्रवक्ताओं के लिए जो सिचुएशन है उसको जैसे जैसे पास ऑन हो जाए तो ये बीजेपी के लिए नॉर्थ ईस्ट में स्पेशली, बिकॉज नॉर्थ ईस्ट एक बहुत बड़ा बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड बनते जा रहा है। तो ये स्ट्रॉन्ग होल्ड में बीजेपी वीक हो ऐसा बीजेपी भी नहीं चाहेगी, और कांग्रेस चाहेगी कि इसमें अपना पैर दोबारा जमाया जाए। तो अभी जो सिचुएशन है बीजेपी के लिए बहुत अच्छी नहीं है, स्पेशली मणिपुर में भी, और इसका प्रभाव आसपास के जैसे मिज़ोरम हो गया, मिज़ोरम में भी पड़ने वाला है। तो बीजेपी नहीं चाहती कि अभी उसका जो स्टार कैंपेनर, स्टार बैट्समैन नरेंद्र मोदी है वो इन बॉलों को खेले। तो बीजेपी चाहती इसको डक करे, लेकिन और कोई उपाय था नहीं, बिकॉज अब राज्यसभा में बीजेपी चर्चा को तैयार हुई नहीं। तो कांग्रेस ने सोचा कि प्रधानमंत्री का लंबा बयान और इस बात पे गंभीर चर्चा, वो भी ऑन रिकॉर्ड, बिकॉज अभी जो अब ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया, तो प्रधानमंत्री जब बोलेंगे वो तो ऑफ द रिकॉर्ड होगा नहीं, वो तो ऑन द रिकॉर्ड होगा, वो तो सारी चीज़ रिटर्न में आएंगी कि प्रधानमंत्री ने क्या बोला है। तो प्रधानमंत्री को बुलवाने का सिर्फ और सिर्फ यही तरीका बीजेपी का, कांग्रेस का था कि वो नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश करे, जिसपे बीजेपी को बोलना ही है, बिकॉज वो तो एग्जीक्यूटिव के हेड है, तो उनको बोलना ही पड़ेगा। तो ये एक बड़ा कारण है। चौथा एक और प्रॉब्लम है बीजेपी के लिए, जिस पे वो ये शायद ये खेल सकती थी मैच, इस पे वो स्कोर कर सकती थी, बोल सकती थी, लेकिन वो इस कंडीशन में कि इस बारे में बोल ही नहीं सकती। एक्चुअली इस सारे खेल के पीछे जो मेन प्रॉब्लम है, जो मेन एंगल है, वो चाइना का है, और ये सरकार बहुत अच्छे से जानती है। बट सरकार कहे कैसे कि ये चाइना का खेल है, क्योंकि जैसे ही ये बोलेगी सरकार कि इसमें चाइना का गेम है, विपक्ष बोलेगा कि अरे आपकी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी, आप तो पूरी तरह फेल है, आपकी डिप्लोमेसी फेल है, आप चाइना आप पे चढ़े आ रहा है, हर तरह से अटैक कर रहा है, आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो बीजेपी ये बात बोल भी नहीं सकती है। तो आप सिचुएशन समझिए कितना क्रिटिकल सिचुएशन है बीजेपी के लिए। अब बात ये है कि बीजेपी के पास क्या ऑप्शन है, क्योंकि ऐसा नहीं कि वो लोग बेवकूफ़ हैं और बैठे हुए हैं, वो लोग भी रेडी कर अपनी प्रिपरेशन कर ही रहे होंगे। तो बीजेपी के पास दो ऑप्शन है। पहला तो उसके जो और बैट्समैन हैं, मोदी के अलावा जो बैट्समैन हैं, जो भी अच्छे स्पोक्स पर्सन है, जो अच्छा बोलते हैं, जो प्रवक्ता हैं, जो अच्छे एमपी हैं, जिनको बोलने का मौका दिया जाएगा, वो हर वो इंसिडेंट को निकालेंगे जिनमें महिलाओं के साथ बहुत गंभीर अत्याचार हुए हों, चाहे वो राजस्थान में हुआ हो, या कभी मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार रही हो, या शीला दीक्षित के समय निर्भया का जो कांड हुआ है, वो सब ये बताया जाए कि देखिए ये समस्या कॉमन है, ये समस्या हर जगह होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पहली बार आपको ये मणिपुर में हुआ, ये हर जगह होती है। इसमें सरकार का कोई दोष नहीं है, सरकार अपनी कोशिश कर रही है, वो बीजेपी के लिए डिफेंड करेंगे, लेकिन असली चैलेंज मोदी के लिए है कि मोदी क्या बोलते हैं। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि शायद इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री में मोदी से स्मार्ट कोई आदमी ही नहीं है। मैं उनका ऐसा नहीं कि मैं उनकी तारीफ़ में ये चीज़ कह रहा हूँ। शायद जो लोग भी राजनीति को थोड़ा बहुत जानते होंगे, मैं तो शायद बहुत ज़्यादा जानता नहीं, लेकिन जो भी जानते हैं वो मोदी की प्रिपरेशन को कभी अंडरमाइन नहीं करेंगे। मोदी जब भी कहीं जाता है, क्योंकि जयशंकर ने एक बार कहा था जब वो गुजरात के सीएम थे नरेंद्र मोदी, और वो फर्स्ट विजिट उनकी चाइना की थी, तो उनकी फर्स्ट मीटिंग थी जयशंकर साहब के साथ मोदी साहब की, कि वो जिस प्रिपरेशन के साथ एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर चाइना में गया था, और वो हर जगह के मिनिस्टर काफ़ी जगह तब तक रह चुके थे, उन्होंने कभी आज तक किसी सीएम को इतने प्रिपरेशन के साथ आते हुए देखा नहीं। ये तो मैंने एक छोटा एग्जाम्पल बताया, ऐसे हज़ारों एग्जाम्पल मोदी के लाइफ में भरे पड़े हैं, जो भी उनको राजनीतिक रूप से जानते हैं। तो मोदी बिना प्रिपरेशन के आएंगे ऐसा तो सोचना ही बेवकूफ़ी है। जहाँ तक मुझे लगता है, मेरा अपना एनालिसिस है कि मोदी इस बॉल को बहुत हार्ड प्ले करने वाले हैं, और मुझे लगता है कि कहीं ये बाउंसर कांग्रेस को महंगा ना पड़े, बिकॉज मोदी पूरी हिस्ट्री निकाल के रख देंगे। और ये जो प्रॉब्लम आज जो ये मणिपुर में आई है, वो एक्चुअली किसकी देन है ये तो सबको पता है, ये तो कांग्रेस की देन है। ये जो भी इतिहास का स्टूडेंट रहा होगा या जो राजनीति को समझता है, वो तो पता है कि इसमें नेहरू की कहाँ कहाँ गलती है, और नेहरू कांग्रेस की कमज़ोर कड़ी है। जहाँ तक मुझे लगता है कि इस पर बहुत अच्छी बल्लेबाजी करने वाले हैं नरेंद्र मोदी जी, वो पूरी इतिहास को खंगाल के रख देंगे, शुरू से लेके अंत तक। जो भी देश ने झेला है, जो मिसकैलकुलेशन करी है जो नेहरू जी ने, जो हिस्टोरिक जो
रॉन्ग, जो हिस्टोरिक मिस्टेक्स हुई हैं उस स्टेट्स और नॉर्थ ईस्ट के साथ, जो आज ये सिचुएशन फेस करना पड़ रहा है, चाहे वो नागाज जब जब कुकीज़ इन्फिल्ट्रेशन कर रहे थे तब नागा प्रॉब्लम को राइट टाइम में डील नहीं किया गया, तब माइतीज़ के साथ जब 70 साल से इनजस्टिस हुआ, तब एक एक चीज़ पे बहुत हार्ड हिट होने वाली है। और मुझे लगता है कि कहीं ये कांग्रेस को बहुत महंगा ना पड़ जाए। ये तो एक पॉलिटिकल बात हो गई, जो अपना न्यूट्रल एक्चुअली जो ये जो सिचुएशन इज़ रियली वेरी सीरियस, ये कोई मजाक की बात नहीं है। बट मुझे जो लगता है कि एज ए न्यूट्रल पर्सपेक्टिव सरकार का जो एम होना चाहिए, जो आई थिंक शायद गवर्नमेंट कर रही होगी, मेरी जहाँ तक समझ जाती है, यू शुड हैव टू प्ले विथ अ डेलिकेट बैलेंस। अभी जो सिचुएशन है, आप दोनों ही पार्टीज़ को, मतलब कि नागाज तो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है इसमें, लेकिन कुकीज़ को और माइतीज़ को आपको एक डेलिकेटली बैलेंस करके, कुछ प्रेशर डाल के और कुछ ना कुछ रिवार्ड दे के आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कर सकते कि आप मैतीज़ का जो मेनली दो डिमांड है, एक तो रिजर्वेशन नहीं है जबकि वो ट्राइब्स हैं, जबकि वो पहले भी अंग्रेज़ों के ज़माने में भी ट्राइब्स में आते थे, और बाद में उन्होंने जब पोस्ट इंडिपेंडेंट, सोचिए कितनी शर्मनाक बात है कि पोस्ट इंडिपेंडेंट उनको निकाल दिया गया, उनको ओबीसी में डाल दिया गया और बाद में फिर शेड्यूल कास्ट में डाल दिया गया। तो या तो आइदर उनको आप शेड्यूल ट्राइब्स में डालो, या फिर एटलीस्ट उनकी जो डिमांड है, जो ओपीएम की खेती पहाड़ों में होती है और वो पहाड़ में जाके परचेज़ कोई लैंड भी नहीं कर सकते हैं और पहाड़ वाले आके लैंड परचेज़ कर सकते हैं वैली में, तो इन दोनों में से एक चीज़ तो राइट नाउ आपको सेटिस्फाई करना ही पड़ेगा किसी न किसी पॉइंट पे। जो कुकीज़ का डिमांड है कि आप उनको जो शेड्यूल ट्राइब्स में शामिल ना करो, हो सकता है कि अभी सरकार को माननी पड़े। और जो ड्रग पेडलिंग वाला मामला है, उस पर सरकार को बहुत हार्ड हिट करना पड़ेगा। तो ये डेलिकेट बैलेंस की बात है। और दूसरी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है राजधर्म। ये सब पॉलिटिक्स अलग है, लेकिन मुझे लगता है कि मोदी एक ऐसा आदमी है जिनको वाजपेयी की बात अभी भी याद होगी, जब वाजपेयी ने गुजरात के दंगों के बाद कहा था कि आप राजधर्म निभाइए, और मोदी का अगर किसी ने सुना होगा वो क्लिप, तो मोदी ने कहा था कि वही कर रहा हूँ सर। तो मुझे लगता है कि मोदी राजधर्म निभाएंगे, और राजधर्म ये कहता है कि देश सबसे ऊपर है, देश के लिए जो भी करना पड़े आप बहुत हार्ड क्रैकडाउन करो। जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, यू शुड प्ले हार्ड, आपको एकदम से क्रश करना है। जो भी फाइनेंसिंग आपको म्यांमार के साइड से आ रही है, जो चाइनीज़ जो स्पॉन्सर्ड फाइनेंसिंग है, जो एग्रो प्रोडक्ट्स जो बन रहे हैं, उस पर बहुत हार्ड हिट करना होगा और बहुत ही टफ स्टैंड लेना होगा और खड़ा रहना होगा, क्योंकि देश से बड़ा कुछ नहीं हो सकता है। तो आई थिंक मोदी ज़रूर इस चीज़ में कामयाब होंगे, या वो कर रहे होंगे आई थिंक, क्योंकि मुझे नहीं लगता जितना मोदी के बारे में मैंने सुना है और पढ़ा है, ऐसी तो है नहीं बात कि मेरी कोई पर्सनल मीटिंग आज तक हुई हो, लेकिन मैं जहाँ तक जानता हूँ उस आदमी को, बिकॉज देखिए वी आर डॉक्टर्स, वी कैन रीड द फेस। हमारे पास हमारा रूल है कि जब हम अपना चेम्बर बनाते हैं तो जो डोर है वो कहते हैं कि 10-15 फीट दूर रखो, ताकि जब पेशेंट चल के आए तो उसके चलने के स्टाइल से हम बहुत सारी चीज़ें पता लगा सकते हैं कि उसका न्यूरोलॉजिकल कंडीशन क्या है, उसके रेस्पिरेशन में क्या दिक्कत है, उसका हार्ट ठीक है कि नहीं है, वो मेंटली बैलेंस है कि नहीं है, बहुत सारी चीज़ें तो हम सिर्फ पेशेंट को देख के बता सकते हैं। तो इतना तो मैं श्योर कर सकता हूँ, जहाँ तक मैं मोदी को देखता हूँ, कि ही इज़ द जेन्युइन गाय। और मुझे लगता है कि शायद भारत के इतिहास में जो अब तक सामर्थ्यवान प्रधानमंत्री मिले हैं, ईमानदार और भी हो सकते हैं, मैं ये नहीं कहता कि नेहरू ईमानदार नहीं रहे, नेहरू बिल्कुल ईमानदार रहे होंगे, इसमें कोई शक नहीं, मैं बहुत मानता हूँ उनकी ईमानदारी में, मुझे कोई शक नहीं है। बट इन्हें पॉलिटिकल सिस्टम आपको बनना पड़ता है कृष्ण, आप राम बन के पॉलिटिक्स नहीं कर सकते। तो वो जो नॉलेज है वो शायद नेहरू जी में मिसिंग थी, जिस नॉलेज को ये गेन करके ग्रास रूट से बंदा आया है, या वाजपेयी में भी मुझे नहीं लगता कि शायद उतना देश को लेके क्लियर कट कॉन्सेप्ट उनके ब्रेन में था। ही इज़ ए जेंटलमैन। मुझे लगता है कि भारत के इतिहास में 2 लोग ऐसे हैं जिनको देश को लेके थोड़ा क्लियर कॉन्सेप्ट था, एक तो श्रीमती इंदिरा गांधी और दूसरा मोदी जैसा प्लेयर मैंने भारत की हिस्ट्री में आज तक नहीं देखा। तो मुझे लगता है कि इस चीज़ पर बहुत लंबी डिस्कशन हुई होगी उनकी फॉरेन मिनिस्टर के साथ और बाकी लोगों के साथ और बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं। लेकिन ये जो गेम अभी कांग्रेस कर रही है, अपने साइड से तो बिल्कुल ट्राई कर रही कि बहुत अच्छा खेले, बहुत अच्छा काम कर रही है अपने पॉलिटिकल पार्ट से वो, लेकिन मुझे लगता है कि शायद फिर ये कांग्रेस को उल्टा पड़ने वाला है। थैंक यू वेरी मच। अगर कुछ भी आपको मेरे इस
वीडियो से कुछ अच्छी बात समझ में आई हो तो प्लीज़ डू कमेंट, आप कमेंट करें या कोई सवाल पूछना चाहें, ज़रूर मैं कोशिश करूँगा कि उसको आंसर करने की कोशिश करूँ। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।